तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कोलिजन। कोलिजन मीन्स टक्कर। तो देखो कोलिजन एक्चुअली हम इस टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती है ना तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ती है। तो देखो कोलिजन दो प्रकार की होती है। कोलिजन कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार के। पहले तो तुम देख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन। पहला टाइप्स का नाम है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। एंड दूसरे वाले टाइप का नाम है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन मीन्स टक्कर। तो कोलिजन दो प्रकार की होती है, एक होती है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, किसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन और किसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन? तो देखो सबसे फर्स्ट देख लो इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन उस कोलिजन को बोलते हैं जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना मतलब जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद भी होगी। मोमेंटम का कंजर्व होना मतलब जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगी। समझ में आ गया? काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होना मतलब जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद भी होगी। यदि काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले 10 जूल था तो कोलिजन के बाद भी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल ही होगी। और मोमेंटम का कंजर्व होना मतलब जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगी। तो इलास्टिक कोलिजन उस कोलिजन को बोलते हैं जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होती है। तो इसका डेफिनेशन लिख लो। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी and momentum both are conserved. So the types of collision in which kinetic energy and momentum are conserved is called elastic collision. ठीक है। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन का डिफिनेशन क्या होगा? इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन हम उस कोलिजन को बोलते हैं जिस कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। The types of collision in which momentum is conserved but kinetic energy not conserved is called inelastic collision. तो inelastic collision में क्या कंजर्व होती है? मोमेंटम कंजर्व होती है, केवल एंड केवल मोमेंटम कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। मतलब यदि दो बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं और उनका कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन है तो उनका मोमेंटम जो कोलिजन से पहले था ना वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगी, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी दोनों वेरी कर जाएंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है इन इलास्टिक कोलिजन में। बस इतनी सी मतलब है कि इन इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगी, लेकिन जो काइनेटिक कोलिजन से पहले था वही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद नहीं होगी, कुछ डिफरेंट होगी। मतलब कोलिजन से पहले का काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद का काइनेटिक एनर्जी दोनों डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो समझ में आ गया इन इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? द टाइप्स ऑफ कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसको भी लिख दीजिए,
in inelastic collision momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. Kinetic energy is not conserved. तो हमने देखा कि कॉलिजन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन के दो कंडीशन है, इलास्टिक कॉलिजन को पहचानने का दो कंडीशन है, क्या क्या? उसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होती है। लेकिन इनइलास्टिक कॉलिजन का पहचानने का क्या कंडीशन है? इसमें इनइलास्टिक कॉलिजन को पहचानने का एक ही कंडीशन है, क्या? उसमें मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो याद रहेगी ना, इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन में केवल मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। पहले इतना बात लिखिए। तो हमने देखा इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन, चाहे कॉलिजन कोई भी हो, इलास्टिक कॉलिजन हो या इन इलास्टिक कॉलिजन हो, दोनों में मोमेंटम कंजर्व होता है, दोनों में मोमेंटम कंजर्व होता है। एक बात तो याद ही रख लेना कि भाई चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे इलास्टिक कॉलिजन हो या फिर इन इलास्टिक कॉलिजन हो, दोनों में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। बात रहा है काइनेटिक एनर्जी की, तो वो इलास्टिक कॉलिजन में तो कंजर्व होती है, इन इलास्टिक कॉलिजन में कंजर्व नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट लाइन कि यदि बात करें इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, यदि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हो ना किसी दो बॉडीज के बीच, तो कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी एज ए सेपरेट बॉडी मूव करेंगे। जैसे मान लो अभी मैं बता रहा हूं, पहले तो इतना समझ लो कि इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन जब दो बॉडीज आपस में टकराती है तो कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी एज ए सेपरेट बॉडी मूव करते हैं। इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन both bodies moves as a separate body after collision in perfectly elastic collision both bodies moves as a separate body after collision। जैसे मान लो दो बॉडीज है, इसका मास है m1 और एक और बॉडी है जिसका मास है m2। m1 घूम रहा है e1 वेलोसिटी से और m2 घूम रहा है u2 वेलोसिटी से। दोनों के बीच कॉलिजन होती है, आफ्टर कॉलिजन, दोनों के बीच कॉलिजन होती है और कॉलिजन के बाद दोनों बॉडीज सेपरेट बॉडी की तरफ मूव करते हैं। ये रहा m1 जो कॉलिजन के बाद मूव करेगा v1 वेलोसिटी से, ये रहा m2 जो कॉलिजन के बाद मूव करेगा v2 वेलोसिटी से। दोनों बॉडीज अलग अलग मूव करेंगे, ऐसा नहीं कि साथ जाएंगे और मूव करेंगे, ठीक है। तो इलास्टिक कॉलिजन में, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में जब दो बॉडीज आपस में टकराते हैं ना, तो दोनों बॉडीज अलग अलग मूव करते हैं। ओके, ये तो बात रहा इलास्टिक कॉलिजन की। और बात करें इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, तो यहां होता है बोथ बॉडीज, अभी मैं समझा रहा हूं, बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर and moves stick together after collision and moves as a single body।
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती है ना, तो वो दोनों बॉडीज आपस में सट जाती है। कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडीज सट जाती है और एक साथ ही मूव करती है। कोलिजन के बाद वो दोनों बॉडी सट जाती है आपस में और एक साथ मूव करती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई बॉडीज है, ये कोई बॉडीज है जिसकी मास m1 है और ये मूव कर रहा है e1 वेलोसिटी से, और ये कोई दूसरी बॉडीज है जिसकी मास m2 है और ये मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से, u2 वेलोसिटी से। दोनों के बीच कोलिजन होती है। आफ्टर कोलिजन, दोनों के बीच कोलिजन होती है, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज आपस में सट जाते हैं। लो, ये रहा m1 और ये रहा m2, ये रहा m1 और ये रहा m2, और दोनों बॉडी सट जाती है और आपस में, मान लो ये v वेलोसिटी से मूव करने लगा। ओके, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी सट जाती है और एक सिंगल बॉडी की तरफ मूव करती है। दोनों बॉडी सट जाती है और एक सिंगल बॉडी की तरफ मूव करती है। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है, m1 m2 है, ऐसे मूव कर रहा है। तो ये दोनों बॉडीज क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं। तो यदि इन दोनों के बीच परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ होगा ना, तो ये दोनों बॉडीज आपस में सट जाएंगे कोलिजन के बाद और एक साथ मूव करने लगेंगे। ओके, ये दोनों बॉडीज मूव कर रही है, ये मूव कर रहा है e1 वेलोसिटी से, ये मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से। दोनों के बीच कोलिजन होती है। कौन सा, कैसा कोलिजन होती है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होती है, जिसके बाद ये दोनों बॉडीज आपस में सट जाते हैं और एक साथ v वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। ओके, एज ए सिंगल बॉडी। तो ये बातें भी आप याद रखेंगे। चलिए इतना नोट कीजिए। तो हमने आपको बताया कि चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या फिर इनइलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होती है। चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या फिर इनइलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होती है। मतलब जो मोमेंटम कोलिजन से पहले थी वही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होगी। यह बात तो आप जानते हैं। तो क्योंकि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट रहता है। तो क्योंकि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यदि एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हैं ना, तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट रहता है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट रहता है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए यदि एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, तो उसके ठीक अपोजिट वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। ये बात आप न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान रखेंगे हमेशा। तो यहां पर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट, सिंस लीनियर मोमेंटम is a vector quantity, so if one direction is taken as positive direction, then its opposite direction is taken as negative direction। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना कोलिजन वाला न्यूमेरिकल बनाते समय, तो इस लाइन को ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर, अभी तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं देखा। देखेंगे जी, ऑफ कोर्स देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अभी तो हमने कोलिजन के जो दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसको हमने देखा है, फॉर्मूला भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फॉर्मूला को ही देखने वाला है। अभी तो कोलिजन स्टार्ट ही हुई है, तो इसका दो चार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको जानना अति आवश्यक है। वो सब फॉर्मूला जानने से पहले ये दो चार लाइन जानना अति आवश्यक है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
कॉलिजन में जो मैंने डिफिनीशन से लेकर के यहाँ तक जितनी भी बातें बताया ना, वो सारे बातें आपको याद रहनी चाहिए नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले। ओके, तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।